स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने तीसरा लेसन जो है हम उसको पढ़ रहे थे। तीसरा लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि चौथा लेसन करवाओ, लेकिन अभी तीसरा लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, वो हम पहले कर लेते हैं। देखिए कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें आसानी रहे। तो हमने लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो पराग नलिका होती है वो बीजांड के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती है। बीजांड जो होता है उसमें पराग नलिका किस प्रकार से प्रवेश करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पराग नलिका है वो किस प्रकार से बनी। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं पराग नलिका का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए कि पराग नलिका जो है वो कैसे बनती है कि जब परागण की प्रक्रिया के स्वरूप पराग कण जो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र पर पराग कोश से निकलकर पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं परागण, परागण कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो पराग कण होगा, पराग कण, इसमें से क्या होगा, पराग नलिका का विकास होगा। ठीक है। अब यहाँ पर पराग, हम जानते हैं कि पराग कण के अंदर क्या होता है, जनन छिद्र होता है। जनन छिद्र से ही किसका यहाँ से क्या निकलेगी, जनन छिद्र से इसके अंदर जो इसका अंतः चोल होता है या आंतरिक चोल जो होता है वो बाहर निकलता है पराग नलिका के रूप में, पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है और ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि भाई पराग नलिका जो है वो किसके अंदर पहुंच गया, बीजांड के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन इसके अंदर जो भ्रूण कोश जो हमने पढ़ा था, भ्रूण कोश की संरचना पढ़ी थी, याद कीजिए। भ्रूण कोश की जो संरचना पढ़ी थी, इस भ्रूण कोश के अंदर ये पराग नलिका किस प्रकार से प्रवेश करेगी और ये परागकण जो है वो निकल कर परागकण के अंदर जो नर युग्मक है, दो नर युग्मक किस प्रकार से बने थे, दो नर युग्मक वो जो है इस भ्रूण कोश में किस प्रकार से प्रवेश करेंगे, वो हमें आज क्लियर करना है। तो हम थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो परागकण है इसके अंदर ये दो नर युग्मक बने कैसे। जब हमने देखा था कि इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है, ये क्या है, परागकोश है। परागकोश के अंदर जब परागकण का निर्माण होता है तब परागण से पहले जो हमने क्रिया पढ़ी थी उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, परागण के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। या हम यूं कहें कि भाई दो केंद्रक का निर्माण होता है, दो केंद्रक। एक हमने पढ़ा था कायिक केंद्रक, एक हमने पढ़ा था जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक जो है वो दोनों के जब चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो वो एक कोशिका बन जाती है, दोनों ही कोशिकाएं बन जाती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। जनन कोशिका वापस विभक्त होकर दो केंद्रक का निर्माण करती है, जिससे क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। ठीक है। ये नर युग्मक किसमें होते हैं, परागकण के अंदर होते हैं। नर युग्मक किसमें हो जाएंगे, परागकण के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये परागकण बाहर निकलेंगे और इस भ्रूण कोश में प्रवेश करेंगे, तब जाके आगे की जो भी निषेचन की प्रक्रिया होगी या जो संलयन की प्रक्रिया होगी वो आगे संपन्न होगी। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो भ्रूण कोश है इसकी हमने क्या क्या संरचना पढ़ चुके हैं। हम लास्ट क्लास में हमने क्या क्या इसकी संरचना पढ़ी थी। तो देखिए जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश में हमने क्या क्या पढ़ा, भ्रूण कोश के अंदर हमने पढ़ा था, भ्रूण कोश में पहले तो हम ये देखते हैं कि भ्रूण कोश जो है वो किस प्रकार की संरचना है। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं। और केंद्र कितने हो जाएंगे, 8 केंद्र। कैसे होते हैं अभी चर्चा करते हैं। देखिए इसके अंदर 7 कोशिकाएं किस प्रकार से होती है कि सबसे नीचे की ओर, यहाँ पर जो सबसे नीचे की ओर जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक अंड कोशिका होती है बीच में। ठीक है। इसके दोनों तरफ 2 सहायक कोशिकाएं होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती है। बीच के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। कोशिका एक होती है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है। और सबसे ऊपर की ओर क्या होता है, अंड समुच्चय या अंड समुच्चय की प्रतिध्रुवी कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। अंड समुच्चय तो हम इसी के
अंड समुच्चय तो हम इसी को बोल देंगे, ठीक है। अंड कोशिका, ये तो होती है अंड कोशिका, और ये जो दोनों होती है इसको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। क्या कहेंगे, सहायक कोशिका, ठीक है। और पूरे को हम कहते हैं अंड समुच्चय। ये जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका। क्या कह देंगे, प्रतिमुखी कोशिका। अब हमने कहा कि ये जो है 7 कोशिकीय अवस्था है, या इसके अंदर कोशिकाएं जो होती है वो 7 होती है। कैसे, 3 तो ये, 3 ये 6, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होगी, केंद्रक 2 होंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। और इसमें केंद्रक जो होते हैं वो 2 होते हैं, बाकी कोशिकाएं कितनी, और केंद्रक 2 होंगे, यहाँ पर केंद्रक 3 और यहाँ पर केंद्रक 3, कुल मिला के कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए। कोशिकाएं कितनी हो गई, 7 कोशिकाएं होंगी। अब हमें ये देखना है कि जो परागनलिका है वो इस भ्रूण कोश के अंदर, इस, ये किसका डायग्राम है, भ्रूण कोश, ये जो हमने संरचना बनाई है वो है क्या, भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश नहीं है, भ्रूण कोश तो अब बनेगा इसके अंदर। अब हमें देखना है कि जो परागनलिका है ये इस भ्रूण कोश के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करेगी, क्योंकि परागनलिका अगर इसमें प्रवेश नहीं करेगी तो नर युग्मकों का संलयन नहीं हो पाएगा, संलयन यानी निषेचन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बन पाएगा, युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण से क्या नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा, ठीक है। तो परागनलिका का इसमें प्रवेश करना आवश्यक है। तो देखिए परागनलिका, सबसे पहला अभी आपका जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, उसके अंदर पहला टॉपिक ये है कि जो परागनलिका होती है वो भ्रूण कोश में किस प्रकार से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा कि परागनलिका जो होगी वो भ्रूण कोश में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है, 3 प्रकार से। कैसे कैसे प्रवेश करेगी, सबसे पहला देखिए, यहाँ पर जब परागनलिका आएगी, परागनलिका जब आएगी तो वो किस किस तरह से प्रवेश कर सकती है अंदर, कहाँ कहाँ किस किस स्थान से वो प्रवेश कर सकती है। पहला तो कौन सा हो जाएगा, ये हमें क्या दिखाई दे रही है, ये दोनों जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी होती है, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका होती है। या तो ये परागनलिका सहायक कोशिका, और ये क्या हो गई, इस भ्रूण कोश की भित्ति, या तो सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के बीच में से होकर प्रवेश करेगी, या तो यहां से ये इसके अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। या तो सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के बीच में से होकर ये इसमें प्रवेश करेगी। पहली कंडीशन तो हो गई कि ये एक सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के बीच में से, सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य के बीच या मध्य यहां से प्रवेश करेगी, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि ये भ्रूण कोश की भित्ति है, ये सहायक कोशिका है, इसके बीच में से ये प्रवेश करेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो है सहायक कोशिका के बीच में से, अब ये कहां से प्रवेश कर सकती है, और कंडीशन क्या हो सकती है, या फिर ये कहां से प्रवेश करे, इस सहायक कोशिका को फाड़ते हुए या इस सहायक कोशिका को विभेदित करते हुए इसके बीच में से ये प्रवेश करे, ठीक है। तो एक हो गया सहायक कोशिका के मध्य से, सहायक कोशिका के मध्य से, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा, एक कंडीशन तो ये होगी कि सहायक कोशिका और कोशिका भित्ति, सॉरी भ्रूण कोश की भित्ति, इन दोनों के बीच में से, या फिर ये सहायक कोशिका के बीच में से। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका, इन दोनों के बीच में से, यानी कि इस तरह से, ये सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका, इन दोनों के बीच में से ये प्रवेश करे। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आता होगा कि भाई ये इनके बीच में से प्रवेश कर रही है, ये अंड कोशिका के बीच में से प्रवेश क्यों नहीं कर सकती है, अंड कोशिका को विभेदित करते हुए ये बीच में से प्रवेश क्यों नहीं कर सकती है। 1 मिनट में थोड़ा क्लियर कर दूं, इसे समझने में आसानी रहेगी। ये अंड कोशिका है,
ये दो सहायक कोशिका। हमने कहा कि जो पराग नलिका होगी वो कहाँ कहाँ से प्रवेश कर सकती है इसके अंदर भ्रूण कोश में, या तो सहायक कोशिका या इस कोशिका भित्ति के बीच में से, यहाँ से, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि ये सहायक कोशिका के बीच में से भी, सहायक कोशिका को विभेदित करते हुए इसके बीच में से भी प्रवेश कर सकती है, यहाँ से, ठीक है। तीसरा हमने कहा कि अंड कोशिका और जो सहायक कोशिका होती है इसके बीच में से भी, यहाँ से भी ये प्रवेश कर सकती है, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये जो अंड कोशिका होती है इसके बीच में से क्यों नहीं प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिए कि अगर ये अंड कोशिका के बीच में से प्रवेश करेगी, यानी कि अंड कोशिका को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अंड कोशिका अगर टूट जाएगी तो यहाँ पर जो मादा युग्मक है, ये जो युग्मक है, और यहाँ से अंड को, इस जो पराग नलिका के अंदर जो नर युग्मक आ रहे हैं उनका निषेचन कैसे हो पाएगा, संयोजन कैसे हो पाएगा। संयोजन नहीं होगा तो आगे युग्मनज कैसे बनेगा। अगर ये फट जाएगी तो फिर यहाँ पर निषेचन की क्रिया कैसे हो पाएगी। इसलिए कभी भी जो पराग नलिका है वो अंड कोशिका के बीच में, यानी अंड कोशिका के बीच में से होते हुए इसमें कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। इसकी 3 कंडीशन हो सकती है, या तो सहायक कोशिका और कोशिका जो भ्रूण कोश की भित्ति है उसके बीच में से प्रवेश करे, या फिर ये सहायक कोशिका को फाड़ते हुए ये सहायक कोशिका की भित्ति को तोड़ते हुए इसके बीच में से ये प्रवेश करे, या फिर ये सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका के बीच में से प्रवेश करे, ठीक है। ये इसकी कंडीशन हो सकती है। अंड कोशिका के बीच में से ये कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। तो अब हमने ये तो जान लिया है कि जो पराग नलिका है वो भ्रूण कोश में किन किन स्थानों से वो प्रवेश कर सकती है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो पराग नलिका है वो भ्रूण कोश में किन किन चरणों में प्रवेश करती है, किस किस तरह से वो अंदर प्रवेश कर सकती है। तो देखिए कि जैसे ये क्या हो गया अपना भ्रूण कोश, भ्रूण कोश हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, पराग नलिका आ गई है, पराग नलिका आ गई। सबसे नीचे की ओर क्या होगा, अंड कोशिका, और यहाँ क्या हो जाएगी, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, और बीच में क्या आ जाएगा, ध्रुवीय केंद्र, और सबसे ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पराग नलिका आई है उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कहाँ से, किसमें, भ्रूण कोश में किस स्थान से प्रवेश करना है, कैसे पता चलेगा। तो हम जानते हैं कि ये जो दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी जान लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं तंतु रूपी समुच्चय। क्या कहते हैं, तंतु रूपी समुच्चय। ये इस नलिका को कहेगा कि आओ और यहाँ से प्रवेश करो, यानी इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये पराग नलिका आ जाएगी तो ये क्या करेगी, ये इस जो हमने क्या बात की कि भाई या तो ये यहाँ से प्रवेश कर सकती है या यहाँ से या इसके बीच में से, कुल मिला के इन दोनों के बीच में से ही, दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच में से ये प्रवेश करेगी। अब ये यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करेगी। प्रवेश करने पर क्या होगा कि ये जो सहायक कोशिका है वो कैसे होगी, अभ्यासित। अभ्यासित मतलब टूट जाएगी, प्रवेश करेगी तो टूटेगी ही, टूटेगी। अब ये इसके अंदर क्या हो गई, ये पराग नलिका जो है वो प्रवेश कर गई। हमने पढ़ा कि पराग नलिका के अंदर क्या आ जाते हैं, 2 नर युग्मक आ जाते हैं, दोनों नर युग्मक आ गए। अब यहाँ पर पराग नलिका अब इसमें अगर प्रवेश कर रही है तो अब यहाँ पर ये तो बंधी हुई है ना, पराग नलिका तो अभी इस प्रकार से है, ये खुली हुई तो है नहीं, ये इस प्रकार से बंधी हुई है। अब इन केंद्रकों को बाहर निकालने के लिए या इसमें बाहर निकलने के लिए भी तो कुछ चाहिए, जगह चाहिए, तभी तो ये बाहर निकलेंगे, रास्ता चाहिए इनको। तो अब यहाँ पर क्या होगा, या तो इसके सिरे पर, ये जो पराग नलिका आई है, या तो इसके सिरे पर छिद्र हो जाएगा या कुछ दूरी पर अंदर की ओर इसके अंदर छिद्र हो जाएगा। ताकि ये छिद्र किस लिए होगा, ताकि ये जो दोनों नरयुग्मक है वो बाहर निकल सके, छिद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर छिद्र होने के बाद ये जो नर युग्मक है वो बाहर निकल जाएंगे, दोनों को दोनों नर युग्मक क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगी। इस छिद्र के द्वारा, इस पराग नलिका के अंदर जो छिद्र बना है इसके द्वारा ये नर युग्मक जो है वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलकर कहाँ जाएंगे,
तो देखिए बाहर निकलकर ये जा रहे हैं, एक नर युग्मक जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, अंड कोशिका के अंदर। कहाँ चला जाएगा, अंड कोशिका के अंदर। एक नर युग्मक तो जाएगा अंड कोशिका के अंदर, और दूसरा नर युग्मक कहाँ चला जाएगा, ये दूसरा नर युग्मक जो है अमीबीय गति करता करता इस ध्रुवीय केंद्रक के अंदर चला जाएगा, इस ध्रुवीय केंद्रक के अंदर चला गया। ठीक है, एक नर युग्मक तो जाएगा इस अंड कोशिका के अंदर, दो नर युग्मक है तो एक तो जाएगा अंड कोशिका के अंदर और एक जाएगा इन ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलेगा, यानी इस ध्रुवीय या हम ध्रुवीय कोशिका जो है इसके अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। दोनों नर युग्मक जो है, एक नर युग्मक अंड कोशिका के अंदर और एक जो है बीच में इन ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में ये मिल जाएगा। अब हमें पढ़नी है जो मेन प्रक्रिया है आज की, द्विनिषेचन की प्रक्रिया। निषेचन की क्रिया हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पढ़ना है द्विनिषेचन की प्रक्रिया, और इसी के साथ साथ हमें पढ़ना है त्रिक संलयन। तो क्या हो जाएगा हमारा टॉपिक, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। देखिए क्या होता है द्विनिषेचन। सबसे पहले हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी। देखिए इसकी खोज का जो श्रेय है वो एक वैज्ञानिक को जाता है जिसका नाम है नावासचिन। क्या नाम है, नावासचिन। कब की थी, 1898 के अंदर। कब की थी, 1898 के अंदर। किन किन पादपों में की थी, तो दो पादप हुए। किन के अंदर, एक तो है पादप लीलियम। क्या है, लीलियम, लीलियम, लीलियम। और एक पादप है फ्रिटिलेरिया। क्या नाम है, फ्रिटिलेरिया। फ्रिटिलेरिया और लीलियम पादप के अंदर नावासचिन ने सबसे पहले द्विनिषेचन की खोज की थी। निषेचन की खोज किसने की थी। देखिए निषेचन की खोज का श्रेय इनको नहीं जाता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि निषेचन की खोज जो है वो स्ट्रास बर्जर ने की थी। हमने निषेचन की जब प्रक्रिया पढ़ी थी तब हमने देखा था कि निषेचन की खोज जो है वो स्ट्रास बर्जर ने की थी। ठीक है, लेकिन जो द्विनिषेचन है, यहाँ पर ये द्विनिषेचन है, ये निषेचन नहीं है। निषेचन जो होता है उसमें क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक और जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, जब इनमें क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी ये आपस में मिलते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। ये भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है, लेकिन इसको द्विनिषेचन क्यों कह रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे आगे। तो देखिए अब हमें पढ़नी है द्विनिषेचन की प्रक्रिया। तो हमने जाना कि जो भ्रूण कोश होता है उसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ये ध्रुवीय केंद्रक हो गया, और ये प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिकाएं होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने अभी देखा कि परागनलिका आएगी, और क्या होगा, परागनलिका से दो नर युग्मक आएंगे। जब एक नर युग्मक, हमने कहा दो नर युग्मक आएंगे, एक नर युग्मक कहाँ जाता है, इस अंड कोशिका में। तो एक नर युग्मक इस अंड कोशिका में जाएगा और इस मादा युग्मक के साथ क्या करेगा, संलयन की क्रिया करेगा या संयोजन की क्रिया करेगा। इससे क्या बनेगा, इससे ये यहाँ पर क्या क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक क्या बनाएगा, युग्मनज। युग्मक जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो युग्मनज बना रही है, यहाँ पर हो किसकी क्या क्रिया हो रही है, निषेचन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि पहली बार जो नर युग्मक है वो यहाँ पर जाकर मिलता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम निषेचन भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, प्रथम निषेचन भी कहेंगे, या हम इसे कहते हैं सत्य निषेचन। सत्य निषेचन। नर युग्मक आएगा, सबसे पहले अंड कोशिका में जाएगा, अंड कोशिका के अंदर जो मादा युग्मक है उससे क्या करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा, और इस निषेचन के फलस्वरूप क्या बनाएगा, ये इस निषेचन के फलस्वरूप ये बनाएगा युग्मनज। क्या बनाएगा,
युग्मनज, युग्मनज बनाएगा। ये युग्मनज आगे जाकर भ्रूण का निर्माण करेगा, भ्रूण आगे जाकर फिर इससे फ्रूट बनेगा यानी फल का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इसे हम कहते हैं प्रथम निषेचन भी कहते हैं। और इससे क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा नर युग्मक जो है, अब इसको तो क्या कहेंगे, प्रथम निषेचन, या इसको क्या कहेंगे हम, सत्य निषेचन, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है। निषेचन की प्रक्रिया तो हो ही रही है यहाँ पर। अब दूसरा जो नर युग्मक आएगा वो कहाँ जाएगा, दूसरा नर युग्मक जाएगा केंद्रीय ध्रुवों के पास, सॉरी ध्रुवीय केंद्रकों के पास, ध्रुवीय केंद्रकों के पास जाएगा। अब यहाँ पर पहले से ही कितने केंद्रक उपस्थित है, 2 केंद्रक है, तीसरा यहाँ से आ रहा है, केंद्रक कुल कितने हो गए, 3 केंद्रक हो गए, यानी कि पहले ही केंद्रक 2 उपस्थित हैं, 2 केंद्रक उपस्थित हैं, तीसरा और केंद्रक आ गया, तो कितना बन गया ये, 3n बन गया, 3nm बन गया ये। ठीक है, nn थे पहले ही जो केंद्रक थे वो nn प्रकार के थे, यहाँ से तीसरा केंद्रक और आ गया, ये तीसरा केंद्रक जो है वो और आ गया और 3n बन गया। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं त्रिगुणित केंद्रक का, या त्रिगुणित जो अभी यहाँ से बनेगा क्या, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ से ये जब तीनों केंद्रक जो है वो आपस में मिलेंगे तो इससे ये जो बीच की जो संरचना है इससे इसका किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश का, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। भ्रूण कोश नहीं, ये तो पूरी संरचना है भ्रूण कोश। इसके अंदर जब ये तीनों केंद्रक मिलेंगे तब इसे हम कहेंगे भ्रूण कोश, सॉरी भ्रूण पोष, क्या कहेंगे, भ्रूण पोष। अब यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण पोष का निर्माण हो रहा है। और कौन से भ्रूण पोष का, तो त्रिगुणित। कौन से भ्रूण पोष का, त्रिगुणित। त्रिगुणित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले से ही 2 केंद्रक थे, ठीक है, तीसरा केंद्रक और चला गया तो 3 केंद्रक हो गए, त्रिगुणित केंद्रक हो गए, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, त्रिगुणित भ्रूण पोष कहेंगे। अब हम इसे कह रहे हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन हमने क्यों कहा, क्योंकि 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। एक नर युग्मक जब आया तो वो कहाँ चला गया, अंड कोशिका में जाकर निषेचन किया उसने। दूसरा नर युग्मक का कहाँ जाकर निषेचन किया, इस बीच वाले, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक भी हम कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक याद कीजिए, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो दोनों केंद्रक होते हैं वो आपस में संयोजन कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो कुल मिलाकर केंद्रक तो पहले से ही 2 है, तीसरा और केंद्रक चला गया, तो यहाँ पर पहला निषेचन तो यहाँ पर हुआ, इसलिए हमने प्रथम निषेचन भी कहा यहाँ पर। और अब दूसरा निषेचन ये हो रहा है, यानी निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार हुई, 2 बार हुई, 2 बार, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। त्रिकसलियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक की संख्या पहले ही 2 थी और तीसरा केंद्रक और जाकर मिल गया, इसलिए त्रिक यानी 3, ठीक है। त्रिक क्या कहेंगे इसे, त्रिक सलियन। सलियन की जो 3 केंद्रक जो है वो सलियन कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, आपस में निषेचन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, त्रिक सलियन। द्विनिषेचन क्यों कहा, क्योंकि 2 बार निषेचन हो रहा है। त्रिक सलियन क्यों कहा, क्योंकि 2 केंद्रक पहले ही थे, एक केंद्रक और चला गया, 3 केंद्रक हो गए, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, त्रिक सलियन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जो प्रथम निषेचन हुआ, जिसमें क्या हुआ, एक नर युग्मक आया और अंड कोशिका में जाकर मिल गया। अंड कोशिका में जाकर मिल गया तो इस यहाँ से, यानी कि ये जो अंड कोशिका है, इससे किसका निर्माण होगा, इससे होता है युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों केंद्रक हैं ये आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर होगा भ्रूण पोष का निर्माण। अब ये जो युग्मनज है वो क्या होगा, देखिए भ्रूण कोश जो है वो क्या काम, भ्रूण पोष जो है वो क्या काम करता है, इस युग्मनज को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस युग्मनज को क्या काम करेगा, ये क्या कार्य करेगा, इस युग्मनज को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब आगे क्या होगा कि ये जो भ्रूण कोश है वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये यूं बड़ा हो जाएगा और ये युग्मनज यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। युग्मनज बीच में आ जाएगा, इससे किसका निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा। और ये भ्रूण पोष इस युग्मनज को क्या काम करेगा, ये भ्रूण पोष इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा, इसको पोषण देगा। ये पोषण देना आवश्यक है, इसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए पोषण आवश्यक है, तो अब इसको ये पोषण देने का कार्य करेगा। अब हम देखते हैं कि देखिए जो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, हमने देखा कि जो पराग नलिका है, पराग कण जो है
वो इस प्रकार से इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आ जाता है परागण की प्रक्रिया के स्वरूप, और परागण के बाद में जो यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है उसमें कितने घंटे का समय लगता है, तो उसमें लगभग 2 से 25 घंटे का समय निषेचन में लगता है। परागण आकर बैठ जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो है उसमें समय कितना लगेगा, 2 से 25 घंटे का इसमें समय लगेगा। तो आपको आ गया होगा समझ में कि द्विनिषेचन क्यों कहते हैं इसको, और त्रिक संलयन क्यों कहते हैं। 2 बार निषेचन होने की वजह से इसे द्विनिषेचन कहा जाता है, और त्रिक संलयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 केंद्रक पहले से ही उपस्थित होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, और जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। और फिर एक केंद्रक और चला जाता है, यानी एक नर युग्मक का केंद्रक और चला जाता है, और जब ये तीनों आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं तो ये त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, त्रिक संलयन कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है द्विनिषेचन का महत्व, जो हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा। क्या है द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व, क्या महत्व है इस द्विनिषेचन का। तो हमने देखा कि जो नर युग्मक होते हैं, दोनों नर युग्मक जो है भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करते हैं, और भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करने पर क्या होता है कि जो अंड कोशिका होती है, ये जो अंड कोशिका होती है, इसमें एक नर युग्मक मिल जाने से क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर पहले से एक मादा युग्मक होता है और एक नर युग्मक। एक तो होता है नर युग्मक जो किस टाइप का होता है, एन टाइप का, और एक होता है मादा युग्मक जो किस टाइप का होता है, एन टाइप का। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ये युग्मनज बनाएंगे। और कौन सा युग्मनज बनाएंगे, तो द्विगुणित युग्मनज बनाएंगे। द्विगुणित क्यों, क्योंकि पहले से नर युग्मक एन होता है, दूसरा ये भी एन होता है, तो ये दोनों एन मिलकर क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, 2n बनाएंगे। ठीक है, तो ये द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यहाँ पर इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और बीच के अंदर क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक है, जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। इन ध्रुवीय केंद्रक के अंदर भी क्या होगा, यहाँ से दूसरा जो नर युग्मक जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि पहले से ही 2 केंद्रक उपस्थित हैं, 2 केंद्रक पहले से केंद्रक उपस्थित है, और तीसरा केंद्रक और चला जाता है, यानी ये एन कितने हो गए कुल एन, 3n, त्रिगुणित। यानी यहाँ पर क्या होगा, त्रिगुणित भ्रूणपोष। इससे किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। भ्रूणपोष, पोष यानी पोषण प्रदान करना, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो युग्मनज का निर्माण हुआ, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ, और यहाँ से त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब हमें पढ़ना है कि भाई इसका महत्व क्या है, ये क्यों हो रही है ये क्रिया। तो देखिए कि यहाँ पर बात आ रही भ्रूणपोष, यानी पोष यानी पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और भ्रूण किससे बनेगा, युग्मनज से बनेगा, तो युग्मनज को ये क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। अब ये जो भ्रूणपोष हो जाएगा, ये इस तरह से फैल जाएगा, ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये युग्मनज कहाँ आ जाएगा, इस तरह से बीच में, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो भ्रूणपोष होगा, इस युग्मनज को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। पोषण प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, इसकी वृद्धि विकास के लिए पोषण प्रदान करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये इसको भ्रूणपोष जो है वो पोषण प्रदान करेगा। और क्या इसका महत्व हो सकता है, तो देखिए कि हमने जाना कि ये युग्मनज जो है वो किससे बन रहा है, कि एक तो नर युग्मक आ रहा है और एक जो है इसी के अंदर मादा युग्मक। यानी इस ये जो युग्मनज बना, इसके अंदर किस किस के गुण है, मात्रक गुण भी है और पैतृक गुण भी है। ठीक है, दोनों के गुण हैं। तो यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये संकर प्रदर्शित करेगा, संकर ओज प्रदर्शित करेगा, दोनों के गुणों को ये रखेगा। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि भाई इसके जो बीज है, इसके बीज के जीवन काल के लिए, इसके बीज के जीवन के लिए ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक होती है। द्विनिषेचन होगा तभी तो ये युग्मनज बनेगा और भ्रूणपोष बनेगा। ये जो भ्रूणपोष बनेगा वो इसको क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। इसलिए इसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होना बहुत आवश्यक है। अब जो ये भ्रूणपोष का जो हमारा टॉपिक बचा है वो अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे।
तो आज की क्लास हमारी यही तक। थैंक यू।